आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग और तनवा प्रोजेक्ट के बारे में। पिछले पार्ट में हमने नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। हाय, आई एम नाजमिन। लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सबसे पहले समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करे लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सिंपल वर्ड्स में कहें तो आज हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्रीज डेवलप हो, एग्रीकल्चर भी आगे बढ़े, सिटीज़ मॉडर्न बने, लेकिन साथ ही फॉरेस्ट, रिवर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज भी सेफ रहें। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम है। अब सवाल आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, पिछले कई डेकेड से पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज़, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर सभी तेज़ी से बढ़े हैं, लेकिन डेवलपमेंट की इस रेस में हमने कई नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन हुआ, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाने लगा, पोल्यूशन बढ़ा है, सॉइल फर्टिलिटी कम होने लगी और क्लाइमेट चेंजेस जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आने लगी हैं। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर सेक्टर में रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट की बात करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके बारिश के पानी को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करें, क्योंकि ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने वाटर को रिटेन कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन करके फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा दें। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ करना, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और अदर नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना, ध्यान से यूज़ करना। यानी डेवलपमेंट तो आप ज़रूर करिए, लेकिन इस तरह की आने वाली जनरेशन्स को भी वही रिसोर्सेज सब आप अवेलेबल करवा सकें। इसी सोच को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एग्रीकल्चर में भी इको फ्रेंडली टेक्निक्स अपनाई गई, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग मेथड है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता। इसके बजाय क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, एनिमल मैन्योर और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल जैसी नेचुरल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एम केवल क्रॉप्स ग्रो करना नहीं है, बल्कि सेफ फूड प्रोड्यूस करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाए रखना है। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिकल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर्स कॉस्टली केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर कम डिपेंड करते हैं। इसके बजाय कंपोस्ट, काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट और लोकली अवेलेबल ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज़ किया जाता है। इससे फार्मिंग की कॉस्ट भी कम होती है और फार्मर्स का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। सेकेंड है जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। आज इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर्स को एक्सपोर्ट के थ्रू बेटर इनकम अर्न करने का मौका देती है। थर्ड है प्रोवाइड्स हेल्दी फूड। ऑर्गेनिक फूड में हार्मफुल केमिकल रेसिड्यूज़ नहीं होते, इसी वजह से इसे कन्वेंशनल फूड के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ और हेल्दी माना गया है। फोर्थ है सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंपोस्ट बनाना, वीड्स हटाना और नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट जैसे कई काम मैनुअली किए जाते हैं, इसलिए कन्वेंशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होती है। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाती हैं। फिफ्थ है सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। इससे सॉइल, वाटर, एयर और बायोडाइवर्सिटी सभी सेफ रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम होता है तो हनी बीज, बटरफ्लाइज और अर्थवर्म्स जैसे बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म सेफ रहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन और सॉइल फर्टिलिटी बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 6 है सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंपोस्ट, फार्मयार्ड मैन्योर और ग्रीन मैन्योर जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं और उसकी फर्टिलिटी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का लगातार यूज़ सॉइल क्वालिटी को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब इसकी लिमिटेशंस भी हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है लेस पॉपुलर। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी भी इंडिया में उतनी पॉपुलर नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बहुत से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आज भी मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। कई फार्मर्स की एजुकेशन लिमिटेड होती है, जिससे नई फार्मिंग मेथड्स को समझना और अपनाना उनके लिए आसान नहीं होता। इसके अलावा जो कई एरियाज़ हैं वहाँ पर गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग कैंप्स और एक्सटेंशन सर्विसेज भी सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से बहुत से फार्मर्स आज भी ट्रेडिशनल केमिकल फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं।
सेकेंड है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ फार्मिंग करना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, प्रॉपर वेयर हाउसेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, सर्टिफिकेशन सेंटर, टेस्टिंग लेबोरेटरीज और ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत होती है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होंगे तो फार्मर्स अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सही क्वालिटी के साथ मार्केट तक नहीं पहुंचा पाएंगे और फिर उनको उसका फेयर प्राइस भी नहीं मिल पाएगा। थर्ड है लो यील्ड या लो प्रोडक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के शुरुआती जो प्रोडक्शन होता है, शुरुआती साल में जो प्रोडक्शंस होते हैं वो कन्वेंशनल फार्मिंग की कंपैरिजन में कम हो सकता है। या यही वजह है कि कई स्मॉल फार्मर्स इसे अपनाने में थोड़ा हेजिटेशन महसूस करते हैं। फोर्थ है शॉर्टर फूड लाइफ। ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ नहीं किया जाता, इसी वजह से इनकी शेल्फ लाइफ कंपैरेटिवली कम होती है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक टोमेटोज, स्ट्रॉबेरीज या लीफी वेजिटेबल्स अगर सही टेम्परेचर पर स्टोर न किए जाएं तो वे कन्वेंशनल प्रोड्यूस की कंपैरिजन में जल्दी ख़राब हो सकते हैं, यानी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। फिफ्थ है लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सभी क्रॉप्स को कमर्शियल लेवल पर आसानी से ग्रो करना पॉसिबल ही नहीं है। आज इंडिया में राइस, व्हीट, पल्सेस, कॉटन, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और मिलेट्स जैसी क्रॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू बड़े पैमाने पर ग्रो की जा रही हैं। लेकिन कई ऑफ सीजन वेजिटेबल्स और हाईली इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स को ऑर्गेनिक मेथड से लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना अभी भी कंपैरेटिवली चैलेंजिंग माना गया है। एट द एंड हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें हेल्दी फूड देती है, सॉइल फर्टिलिटी बनाए रखती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को भी अचीव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक इंपॉर्टेंट और सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। साथ ही जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को अपनाने के लिए तैयार हैं। इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, स्पेशली जो यूथ पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फ्यूचर है इंडिया में वो ब्राइट है। नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब तक हमने रूरल डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझा, लेकिन अब सवाल आता है कि क्या आज भी रूरल सेक्टर पूरी तरह डेवलप हो चुका है? इसका जवाब है नहीं। आज भी रूरल सेक्टर को कई इंपॉर्टेंट चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इन एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक रूरल डेवलपमेंट का एम पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आइए अब उनको स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, यानी रूरल एरियाज़ को केवल ट्रेडिशनल फार्मिंग तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अदर अलाइड एक्टिविटीज़ की तरफ भी बढ़ना चाहिए। इससे इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे और अगर किसी एक क्रॉप में नुकसान हो जाए तो दूसरे बिजनेस से इनकम आती रहेगी। सेकेंड है रूरल एंड अर्बन लिंकेज। रूरल एरियाज़ में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें केवल लोकल मार्केट तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, उन्हें सिटीज़ और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना चाहिए ताकि फार्मर्स को अपनी मेहनत का बेहतर प्राइस मिल सके। अगर मार्केट एक्सेस अच्छा होगा तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी और रूरल इकोनॉमी भी मजबूत होगी। थर्ड है बेटर फैसिलिटीज़। रूरल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ फार्मिंग सफिशिएंट नहीं है। फार्मर्स को इजी क्रेडिट फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ और मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जैसी सर्विसेज मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ फार्मर्स फ्रेंडली एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट और फार्मर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। इन सभी जो हेल्प है उसके थ्रू फार्मर्स अपनी पूरी एबिलिटी के साथ काम कर सकेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों बढ़ेगी। फोर्थ है मोर एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्यूचर डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए। इसलिए इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने, नेचुरल रिसोर्सेज का सही यूज़ करने और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए ताकि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच सही बैलेंस बना रहे। फिफ्थ है नीड टू एजुकेट फार्मर्स। इंडिया में एग्रीकल्चर आज भी करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड और इनकम का एक मेन सोर्स है, लेकिन आज भी बहुत से फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, साइंटिफिक मेथड्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ की पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। कई फार्मर्स की एजुकेशन लिमिटेड होती है और कई एरियाज़ में अवेयरनेस प्रोग्राम भी सफिशिएंट नहीं पहुंच पाए हैं। इसी वजह से कई बार
अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा भी फार्मर्स नहीं उठा पाते हैं। अगर फार्मर्स को प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू उनकी हेल्प की जाए तो वे नई टेक्नोलॉजीज़ को आसानी से अपना सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम इम्प्रूव कर सकते हैं और रूरल डेवलपमेंट को भी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। यानी रूरल डेवलपमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब हमारे फार्मर्स नॉलेज, स्किल्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अच्छा ये मुझसे ना स्किप हो गया था ये टॉपिक, तनवा प्रोजेक्ट। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तनवा प्रोजेक्ट, ठीक है। तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। तनवा एक प्रोजेक्ट था जिसे 1980s के आखिर में तमिलनाडु गवर्नमेंट के थ्रू शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था रूरल वुमेन को मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देना, ताकि वे एग्रीकल्चर में ज़्यादा एक्टिव रोल निभा सकें। इस ट्रेनिंग की मदद से विमेन फार्मर्स ने नई फार्मिंग टेक्निक्स सीखी, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी और उनके फैमिली इनकम में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इस प्रोजेक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तिरुचिरापल्ली ज़िले में देखने को मिलता है। यहाँ एंटोनिया अम्मल के डायरेक्शन में एक फार्म वुमेन्स ग्रुप काम करता है। इस ग्रुप की ट्रेंड विमेन वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं, उसे मार्केट में बेचती हैं और इससे अच्छी इनकम भी अर्न कर रही हैं। यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ उन्होंने एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप कर लिया। मेरा ख्याल है मैंने वो नेम शायद गलत प्रोनाउंस किया है कुछ, इफ़ इट इज़ सो सॉरी फॉर दैट, ओके। इसके अलावा कई फार्म वीमेंस ग्रुप बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम करते हैं। ये ग्रुप्स अपने मेंबर्स से रेगुलर सेविंग्स कलेक्ट करते हैं और माइक्रो क्रेडिट सिस्टम के थ्रू छोटे छोटे लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन्हें मिनी बैंक्स की तरह भी देखा जा सकता है। इन एक्यूमुलेटेड सेविंग्स का यूज़ महिलाएं जो होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो छोटे छोटे हाउस होल्ड बिजनेस शुरू करने में करती हैं, ठीक है। जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन, सोप मैन्युफैक्चरिंग, डॉल मेकिंग, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन और ऐसे ही छोटे छोटे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। इससे जो फीमेल्स होती हैं उनकी इनकम बढ़ती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है और पूरे रूरल इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलता है। वर्मी कंपोस्ट से क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं हम। वर्मी कंपोस्ट ऐसी ऑर्गेनिक मैन्योर होती है जो अर्थ वॉर्म्स की हेल्प से तैयार की जाती है। ये कंपोस्ट मेनली जो रेगुलर कंपोस्ट होता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है और सॉइल की फर्टिलिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करती है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में वर्मी कंपोस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी के साथ रूरल डेवलपमेंट का ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।